हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बात करें बेटा, हमारा अध्याय चल रहा है यहाँ पर पारितंत्र। लेक्चर नंबर है इसका तीसरा और आज इस चैप्टर को कोशिश करेंगे खत्म करने की। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण की, पोषक चक्रण की और छोटा सा टॉपिक पारितंत्र सेवाओं की और लास्ट में आएगा क्या, क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। सर, ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण या सिंपल भाषा में अनुक्रमण। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? अनुक्रमण। सर, क्या होता है ये अनुक्रमण? इसको हमने इंग्लिश में बोला है सक्सेशन। क्या मीनिंग है सर सक्सेशन का? क्या होता है अनुक्रमण? देखिए इस शब्द को, इंग्लिश के शब्द को देखिए, क्या इस शब्द में कहीं वर्ड छुपा हुआ है? सक्सेस, जीत, जीत, सक्सेस छुपा हुआ है इसमें वर्ड। मीनिंग कुछ लग रहा है सक्सेशन में? सक्सेस सक्सेस आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या होता है इसका मतलब? देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला ये एक जमीन है या मान लेते हैं ये एक पहाड़ है, चट्टान है, ठीक है, और इस चट्टान पर कोई भी जीव नहीं था, सूक्ष्म जीव भी नहीं है। क्योंकि जरा सोचिए, जब उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता नहीं है, तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे वहां पर, है ना? क्योंकि आप सूक्ष्म जीव यानी आप घटक जो होते हैं वो उत्पादक और उपभोक्ताओं का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। सर यहाँ पर कोई भी नहीं था, ये बंजर जमीन थी, बोल सकते हैं। अब इस बंजर जमीन पर मान लेते हैं कुछ वर्षों बाद में कुछ पर्यावरणीय कारक बदले, जिसकी वजह से यहाँ पर ए, बी, सी और डी चार अलग अलग प्रकार की जातियां यहाँ पर आई। जातियां अलग अलग प्रकार की व्यष्टियां आई, अलग अलग प्रकार की व्यष्टियां आई और व्यष्टियां समष्टियां आ गई। ए समष्टि आ गई, बी समष्टि आ गई, सी समष्टि आ गई और डी समष्टि आ गई। मान लो कुत्ते आ गए, बिल्ली आ गई, जस्ट इमेजिन, कुत्ते आ गए, बिल्ली आ गए और गधे आ गए, घोड़े आ गए। इन सबकी क्या होगी? समष्टियां मिलकर क्या कहलाएंगी? सर समुदाय। तो हमने बोला क्या, प्रथम समुदाय यहाँ पर आया, आ गया। अब क्या बताइए, क्या इस प्रथम समुदाय ने इस जगह पर जीत हासिल करी या नहीं करी? करी कि नहीं करी? यही क्या कहलाएगा? अनुक्रमण। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि किसी बंजर क्षेत्र में समुदाय का विकास, क्या बोला हमने? किसी बंजर क्षेत्र में समुदाय का विकास होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनुक्रमण। ये बंजर क्षेत्र था, कोई भी नहीं था और यहाँ पर आकर एक समुदाय बस गया, उस समुदाय ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली, सक्सेस प्राप्त कर ली, क्या कहलाएगा? अनुक्रमण, सक्सेशन। सिंपल सी बात है। ओके सर, नॉर्मल है, समझ में आ गया। अब दूसरा बिंदु देखिए, अनुक्रमण की दो परिभाषा, ये पहली थी, अब दूसरी क्या? देखिए हमने बोला यहाँ पर ये जो चट्टान जो थी बंजर थी, यहाँ पर कोई नहीं था, इसके बाद यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की जातियां आई और मिलकर क्या बनाया? समुदाय बनाया। तो ये पहला समुदाय, इसने यहाँ पर जीत हासिल करी, सर ये है अनुक्रमण। मैंने कहा ठीक है, ओके, डन। अब क्या होगा? ये जो समुदाय जो है यहाँ के संसाधनों को यूज में लेगा, हाँ सर ले रहा है, चट्टानों से खनिज ले रहा है, जलवल भी ले लेता है, ठीक। अब धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियों को खराब कर देता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप सभी ने दिल्ली नाम सुना है? दिल्ली है ना, दिल्ली आज से 20 या 25 वर्ष पूर्व पुरानी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में इतने लोग नहीं थे, बढ़िया कंडीशन थी, बढ़िया खाना था, बढ़िया रोजगार के अवसर थे। धीरे धीरे लोग आए, आते जा रहे, जनसंख्या बढ़ती जा रही और बढ़ते इतना ऐसा समय आ गया आज की डेट में कि वहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है, लोग वहां पर बसते नहीं है, लोग वहां से जा रहे हैं या वहां से खत्म हो रहे हैं। समझना, फील करना क्या कि ये जो समुदाय जो था स्टार्टिंग में यहाँ पर कंडीशंस जो थी वो कैसी थी? अनुकूल थी, तो ये यहाँ पर आकर बस गए। बाद में इसी समुदाय ने यहाँ की अनुकूल परिस्थितियों को खराब कर दिया। कैसी परिस्थितियां हो गई हैं? प्रतिकूल हो गई। अब इस प्रतिकूल परिस्थितियों में ये तो रह नहीं पा रहे, तो क्या होगा? सर कोई दूसरा समुदाय, सेकंड समुदाय जो है उसके लिए ये प्रतिकूल परिस्थितियां लाभदायक हो सकती है। क्या बोला? वापस से सुनना, मैंने बोला ये जो प्रथम समुदाय जो था इसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में कंडीशन कैसी थी? अच्छी थी, तो वो यहाँ पर बस गए। बाद में उन्होंने यहाँ की कंडीशन को खराब कर दिया। अब वो जो खराब कंडीशन जो है वो किसी और समुदाय के लिए अगर अच्छी हो गई, किसी और समुदाय के लिए लाभदायक हो गई, तो वो दूसरा समुदाय इस पहले समुदाय को यहां से क्या कर देगा? सर प्रतिस्थापित कर देगा, यहां से हटा देगा। समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूं पहले से उपस्थित समुदाय, पहले से उपस्थित समुदाय है ना, का नए समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन, यानी पहले से जो समुदाय जो था स्टार्टिंग में, ये वाला जो समुदाय जो था इसके लिए कंडीशन बड़ी अच्छी थी, ये यहाँ पर बस गए। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने ही अपनी इस कंडीशंस को धीरे धीरे खराब कर दिया, यहाँ की वातावरणीय कंडीशंस को बेकार कर दिया, तो कंडीशन कैसी हो गई? खराब हो गई, प्रतिकूल हो गई। लेकिन ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो इन्होंने करी वो किसी दूसरे समुदाय के लिए अगर अच्छी होंगी तो वो दूसरा समुदाय क्या करेगा? पहले समुदाय को यहाँ से हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो जरा सोचिए, दूसरे समुदाय ने पहले समुदाय के ऊपर सक्सेस प्राप्त करी, जीत हासिल करी, हाँ सर करी, तो ये दोनों परिभाषाएं होती हैं किसकी? अनुक्रमण की। याद रखना, ये दोनों ही कंडीशंस क्या कहलाती हैं? आपकी अनुक्रमण कहलाती हैं। तो आई होप अनुक्रमण का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं जानते थे आज से पहले तो अब याद रखना, किसी बंजर क्षेत्र में अगर कोई समुदाय आकर बसता है तो वो भी क्या है? अनुक्रमण है। और पहले से उपस्थित अगर समुदाय है उसको कोई दूसरा समुदाय आकर हटा देता है तो वो भी अनुक्रमण है। डन, क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं था? आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहला बिंदु मान लीजिए किसका? अनुक्रमण का। फर्स्ट बिंदु यहां पर लिख देता हूं, ये पहला बिंदु था जिसमें हमने अनुक्रमण को देखा क्या होता है। अब दूसरा बिंदु,
अब देखिए दूसरा बिंदु, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, मान लेते दूसरे समुदाय ने पहले को हटा दिया, हाँ सर हटा दिया, अब दूसरा समुदाय यहाँ पर बस रहा है, हाँ सर बस रहा है, तो कुछ समय बाद, कुछ हजारों वर्षों बाद, यस 1000 वर्ष लग जाते हैं, कुछ हजारों वर्षों बाद या कुछ 100-200 वर्षों बाद ये भी यहाँ की पर्यावरणीय कंडीशंस को कैसा कर देगा, खराब कर देगा, हाँ सर खराब कर देगा। फिर सेकंड को कौन हटाएगा, सर थर्ड ने हटा दिया, थर्ड को किसने हटा दिया, फोर्थ ने हटा दिया, और प्रेजेंट स्थिति में, वर्तमान में मान लेते हैं यहाँ पर फोर्थ समुदाय मिल रहा है। कौन सा समुदाय मिल रहा है, फोर्थ, वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, मान लेते हैं कोई चौथा समुदाय यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला मूल अन्वेषक, मूल अन्वेषक इंग्लिश में बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, मूल अन्वेषक समुदाय। सर ये क्या होते हैं, तो याद रखना सर्वप्रथम अनुक्रमण जिन्होंने किया था, सर्वप्रथम अनुक्रमण जो करते हैं, सोचिए ये बंजर जमीन पर सबसे पहले जो समुदाय आया कौन सा था, फर्स्ट था ना, तो पहले समुदाय को हम क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक समुदाय बोलेंगे, बस जिसने सबसे पहले जीत हासिल करी उसको हम क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक, ठीक है सर। अब इसके बाद फर्स्ट क्या था आपका, मूल अन्वेषक, इसके बाद सेकंड आया, थर्ड आया, मान लेते फोर्थ भी आ गया, फिफ्थ भी आ गया, सिक्स्थ भी आ गया, मान लेते ये वाला जो था ये 10th है, मान लेते ये 10वां समुदाय, बस अब ठीक है। तो पहले और 10वें के बीच में दूसरा भी आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये क्या आ रहे हैं, समुदाय आ रहे हैं। हाँ सर, आखिरी में जो आया है, लास्ट जो आया है, जो वर्तमान स्थिति में अनुक्रमण दिखा रहा है, जो वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट कंडीशन में जो अभी जो मिल रहा है समुदाय, मान लेते 10वां समुदाय मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वर्तमान में उपस्थित समुदाय, वो समुदाय जो वर्तमान स्थिति में मिल रहा है, जिसको अभी किसी ने हटाया नहीं है, मिल रहा है, कोई इसको हटा ही नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि इसने अभी तक इतनी कंडीशन खराब नहीं करी। हमें क्या पता भविष्य में क्या होगा, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर इस जगह पर सबसे पहले फर्स्ट आए थे, पहला समुदाय आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा आए थे, उसके बाद अभी जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 10वां समुदाय मिल रहा है, जो 10वें समुदाय, हमें क्या पता भविष्य में कौन हटाएगा, अभी प्रेजेंट स्थिति में जो मिल रहा है वो 10वां समुदाय मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, हम उसको बोलेंगे चरम समुदाय, जो सबसे ज्यादा स्थायी है, उसको अभी तक किसी ने हटाया नहीं, आगे भविष्य में अगर हटा देंगे तो वो भी अब नहीं कहलाएगा फिर चरम समुदाय, अभी तो वो मिल रहा है मान लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चरम समुदाय, ठीक है। अब मूल अन्वेषक और चरम समुदाय, पहला समुदाय और 10वें समुदाय के बीच में जो आ रहे हैं समुदाय, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रमकी, इंग्लिश में बोलते हैं सीरल कम्युनिटी। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं ये क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। मूल अन्वेषक और चरम समुदाय के बीच में मिलने वाले समुदाय क्या कहलाते हैं, क्रमकी कहलाते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इन सबको मिलाकर बोला जाता है क्रमक, सीरी, याद रखना, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, क्रमक यानी सीरी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला एक बंजर जमीन थी, इस बंजर जमीन पर कोई भी जीव नहीं था, ओके सर। यहाँ पर सबसे पहले कुछ जातियां आई जिनका एक समुदाय बना, जिसको हमने बोला पहला समुदाय, उसने जीत हासिल करी है, तो सबसे पहला समुदाय जिसने अनुक्रमण किया है, सर्वप्रथम अनुक्रमण पहले समुदाय ने किया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक। उसके बाद पहले समुदाय को दूसरे ने हटाया, दूसरे को फिर तीसरे ने हटाया, तीसरे को चौथे ने, ऐसे करते 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 8वें को 9वें ने हटा दिया, और अभी वर्तमान स्थिति में 10वां मिल रहा था, 10वें ने 9वें को हटा दिया, अभी तक 10वें को किसी ने हटाया नहीं है, तो आखिरी जो वर्तमान स्थिति में जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, चरम समुदाय। और इन दोनों समुदायों के बीच में जितने भी समुदाय आएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रमकी कहलाएंगे, और इन सारे समुदायों को मिलाकर बोला जाता है क्रमक यानी सीरी। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलें आगे, ये दूसरा बिंदु था, ये सारे वर्ड याद रखने हैं आपने, भूलना नहीं। नेक्स्ट तीसरा बिंदु, अब हम बात करते हैं अनुक्रमण के लक्षण की। यहां से प्रश्न पूछा जाता है अनुक्रमण के, जब हम क्या देख रहे हैं, लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण, आप मुझे बताइएगा, क्या अनुक्रमण में जब अनुक्रमण हो रहा है, सोचिए यहां पर जब अनुक्रमण हो रहा है तो एक समुदाय दूसरे को हटा रहा है, दूसरा तीसरे को, मतलब तीसरा दूसरे को हटा रहा है, चौथा तीसरे को हटा रहा है, पांचवा चौथे को हटा रहा है, छठा, इस तरीके से हटाते जा रहे हैं। तो कौन से यहां पर समुदाय आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका जीवन काल लंबा होगा या जिनका जीवन काल छोटा होगा? सोचिए कौन यहां पर आने की कोशिश करेंगे, ज्यादा जटिल जीव आने की कोशिश करेंगे कि सिंपल वाले रहेंगे? फिर बात है, जिनका जीवन काल लंबा होगा, जिनका जीवन काल लंबा होगा, छोटे जीवन काल वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। छोटे जीवन काल वाले वैसे ही कैसे होंगे, सरल होंगे, उनको हटाते जाएंगे। तो छोटे जीवन काल से, छोटे जीवन काल से लंबे जीवन काल वाले समुदाय की ओर अग्रसर होता है। क्या कि भैया एक जंगल है, उस जंगल में सबसे पहले कौन आए थे बेटा, मान लेते हैं सूक्ष्म जीव आए, उनका जीवन काल कम होता है, फिर धीरे धीरे उनको हटाया, फिर छोटे छोटे पेड़ आए, फिर और बड़े पेड़ आए, और बड़े वृक्ष आ गए, तो वृक्षों का जीवन काल छोटे छोटे पेड़ों से तो ज्यादा होगा ना, तो लंबे जीवन काल वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु, ये बहुत इजी बिंदु, आराम से समझ में आ जाता है। आप मुझे बताएं, जब अनुक्रमण हो रहा है, अनुक्रमण जब हो रहा है तो कैसे कैसे जीव आ रहे हैं? सोचिए, क्या स्टेबल जीव आएंगे कि अनस्टेबल आएंगे? सोचिए,
दिमाग लगाएं, कौन से जीव आने की कोशिश कर रहे हैं? स्थिर जीव आने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्थिर जीव आने की कोशिश कर रहे हैं? स्थिरता की ओर अग्रसर होगा ना, तो अनुक्रमण किसकी ओर अग्रसर होता है? स्थिरता की ओर। जो छोटे जीवन काल वाले वो तो वैसे ही अस्थायी होंगे, और जो लंबे जीवन काल वाले यानी उनको कोई हटा नहीं रहा, यानी वो स्थायी है कि नहीं है ना, तो क्या मैं नहीं बोल सकता अनुक्रमण किधर की ओर अग्रसर हो रहा है? स्थिरता की ओर। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, पहले बहुत छोटे 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 पादप आए, फिर धीरे धीरे और बड़े और बड़े और बड़े 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 आ गए। तो जरा सोचिए स्थिरता की ओर अग्रसर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जरा सोचिए जैसे जैसे अनुक्रमण हो रहा है, नए नए समुदाय आ रहे हैं, उन समुदायों में नई नई जातियां आ रही हैं, और अगर नई नई जातियां अगर आएंगी, इमेजिन करिए, क्या बोला मैंने? जैसे जैसे अनुक्रमण होएगा नए नए जीव आएंगे, नए नए जीव आएंगे, नए नए समुदाय बनेंगे, विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बहुत सारी जातियां आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी ना। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता जातीय विविधता, जातीय विविधता बढ़ेगी? सोचिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जातियां आ रही हैं, आ रही है। अब जरा सोचिए जातीय विविधता अगर बढ़ेगी, बहुत सारे उत्पादक आएंगे, बहुत सारे उपभोक्ता आएंगे, और ये सब आएंगे तो जैव भार बढ़ेगा। हाँ सर, जैव भार भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। और जब ये सब मरेंगे तो इनका अपघटन होएगा, बिल्कुल होएगा। अपघटन होएगा तो याद करिए ये वर्ड याद आ रहा है, ह्यूमस, सरल कार्बनिक पदार्थ, ये भी बढ़ेगा। हाँ सर, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। नए नए आते जाएंगे जीव, जैव भार बढ़ता जाएगा। जब सब मरते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, तो ह्यूमस भी बढ़ता जाएगा, मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाएगी उस जगह की। होगा कि नहीं होगा? अब जरा सोचिए, क्या मैंने अभी आपको बोला नए 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 प्रकार के अगर जीव आ रहे हैं, नई नई जाति आ रही है, नए नए समुदाय आ रहे हैं, उनको हटा रहे और नए आ रहे हैं, उनको हटा रहे और नए आ रहे हैं। जरा सोच समझ कर मुझे बताएं विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक दिन का काम नहीं, हजारों वर्ष लगते हैं। जरा सोचिए क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर विकास हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अनुक्रमण और विकास समांतर प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। अनुक्रमण और विकास समांतर प्रक्रिया है। सोचिए अगर अनुक्रमण हो रहा है, अनुक्रमण हो रहा है, इट मींस नए नए समुदाय आ रहे हैं, और नए नए समुदाय आ रहे हैं, इट मींस विकास हो रहा है, यानी दोनों पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? दोनों समांतर रूप से चल रहे हैं। हम बोलेंगे अगर विकास हो रहा है इट मींस अनुक्रमण हो रहा है, हम बोले अनुक्रमण हो रहा है इट मींस विकास हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डन, यहां तक कोई दिक्कत? ये 4 लक्षण थे। अब पांचवा लक्षण जो है, पांचवा लक्षण जो है वो ध्यान से सुनना। अनुक्रमण वानस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। क्या बोला? अनुक्रमण वानस्पतिक, वनस्पति नहीं, वानस्पतिक, वानस्पतिक की ओर केंद्रित होता है। सर ये वाला समझ में नहीं आया, कहां से आएगा भी बताऊंगा ना। अब सर ये वानस्पतिक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेशन। सर क्या मतलब होता है वानस्पतिक का? आइए अगले पेज पर बताता हूं। देखिए वानस्पतिक यानी वेजिटेशन का बहुत सीधा सा मीनिंग है। आप मुझे बताइए आपके आसपास आपको क्या दिखाई देते हैं? बताना सोच समझ कर। क्या आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं? हाँ सर दिखाई देते हैं। कौन है? उत्पादक है, ठीक है। आपको गाय भैंस बकरी ये सब दिखाई देते हैं? हाँ सर। कुत्ता बिल्ली ये सब दिखाई देते हैं? हाँ सर। ये क्या है सर? उपभोक्ता है। और इनका अपघटन जो करते हैं हमको दिखाई नहीं देते नग्न आंखों से, हम उनको क्या बोलते हैं? सर अपघटक, ठीक है। तो आपके आसपास ये मिलने वाले सभी जीव आपका क्या कहलाता है? वनस्पतिक कहलाता है। मेरे आसपास ये सारे मिल रहे हैं, ये मेरा क्या कहलाएगा? वनस्पतिक कहलाएगा, मेरा वेजिटेशन कहलाएगा। समझ में आया? अब आप मुझे बताइएगा यहां पर देखकर, यहां पर स्टार्टिंग में चट्टानों पर छोटे छोटे जीव आए, जैसे लाइकेन जिनको हम बोलते हैं वो आए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ आए, फिर थोड़े से और झाड़ियां आई, फिर और थोड़े से बड़े वृक्ष आए, और बड़े वृक्ष आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा क्या यहां पर उत्पादक बदल रहे हैं? हाँ सर। सोचिए ये पेड़ पौधे थे, बदल रहे हैं? हाँ सर। और अगर उत्पादक बदलेंगे तो जरा सोचिए उपभोक्ता में भी परिवर्तन आएगा, अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मिलेंगे। जब छोटे पेड़ थे तो क्या जिराफ थे? नहीं। जैसे जैसे बड़े पेड़ आ जाएंगे तो इन जंगलों में जिराफ भी आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? दिमाग में तो उपभोक्ता भी बदलेंगे, बदलेंगे। और जब ये सारे मर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के अपघटक भी आएंगे। पहले यहाँ पर जीवाणु थे, फिर कवक भी आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। तो कहने की बात क्या थी? सर क्या बदल रहा था? जरा सोचिए, क्या जब अनुक्रमण होता है तो क्या वनस्पतिक में बदलाव आता है? सोचिए जब अनुक्रमण होएगा तो क्या उत्पादक उपभोक्ता अपघटक बदलेंगे? नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। तो यही बोला हमने कि अनुक्रमण के दौरान वनस्पतिक क्या हो रहा है? बदल रहा है। वनस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। मैंने यहां पर ये वर्ड लिखना भूल गया, वनस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। वनस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। सो आप मेरे ख्याल से आपको ये लाइनें जो हैं ये सारी याद रखनी है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं किसमें? नीट में। मेरे भाई भूल मत जाना, ये 5 के 5 लक्षण आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं है कतई, बिल्कुल भी। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है? चीजों को समझना, ना कि रटना।
ठीक है, तो अनुक्रमण हो रहा है, लंबे जीवन काल वाले आ रहे हैं। ये अनुक्रमण अगर होएगा तो कैसे कैसे जीव आएंगे, स्थिर जीव आएंगे, स्थायी जीव आएंगे, स्थिरता की ओर अग्रसर होएगा, नए नए जीव आएंगे तो जैव भार भी बढ़ेगा, जातीय विविधता भी बढ़ेगी, ह्यूमस जो है वो भी बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं जब अनुक्रमण हो रहा है इट मींस विकास भी हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं और उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक भी बदल रहे हैं, यानी वानस्पतिक भी परिवर्तित हो रहा है। ये 5 लक्षण थे किसके, हमारे अनुक्रमण के। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चौथा बिंदु, अब हम बात करने वाले अनुक्रमण के प्रकार, अनुक्रमण के प्रकार की। बेटा जब हम अनुक्रमण के प्रकार देखते हैं तो बेटा हमें अनुक्रमण 2 प्रकार का दिखाई देता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय अनुक्रमण। सर क्या होता है प्राथमिक अनुक्रमण, क्या होता है द्वितीय अनुक्रमण? पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं। बेटा ये प्राथमिक अनुक्रमण होने में लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। क्या बोला हमने? ये जो प्राथमिक अनुक्रमण जब होएगा तो उसमें लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं, जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो 50 से 200 वर्षों में हो जाता है। यानी कौन सा अनुक्रमण तेजी से हुआ? सर द्वितीय। कौन सा धीरे हो रहा है? सर प्राथमिक। ये सिंपल सी बात समझ। अब है क्या सर ये प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीय अनुक्रमण है क्या? ये समझते हैं, बहुत आराम से देखिएगा। मैंने बोला ये एक जमीन है और ये एक बंजर जमीन है। कौन सी जमीन है? बंजर जमीन है, कोई भी जीव नहीं था यहां पर। मान लेते हैं ये ठंडा लावा होता है ना, ठंडा लावा, ज्वालामुखी फटने के बाद उसमें से लावा निकलता है, बहुत गर्म निकलता है, कुछ 100-1 साल में वो ठंडा हो जाता है। तो हमने बोला ये जो ठंडा लावा जो था ये एक जमीन थी और इस ठंडे लावा पर कुछ भी नहीं था। इस जमीन पर कोई सूक्ष्म जीव नहीं, कोई जीव नहीं, कोई भी नहीं था, ना उत्पादक ना उपभोक्ता ना कोई भी अपघटक नहीं था। ये एक बंजर जमीन थी। ठीक है सर, ओके। अब इस बंजर जमीन पर मान लेते हैं एक समुदाय आया। कौन? ए। कौन आ गया? ए समुदाय आ गया। अब आप सोचेंगे सर एक ही दिन में आ जाएगा? मेरे भाई हजारों वर्ष लग रहे हैं ये होने में। ए समुदाय आया, ठीक है। ए समुदाय के बाद उस ए समुदाय को प्रतिस्थापित किया, किसने हटाया? ए के बाद कौन आ गया? बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ये समुदाय है, ठीक है, ये क्रम की है, याद करिए क्रम की। और फाइनली अभी वर्तमान में जो मिल रहा है वो मिल रहा है ई समुदाय। ई समुदाय जो वर्तमान में मिल रहा है वो कौन सा है? ई समुदाय मिल रहा है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी। ये क्या कहलाएगा? मूल अन्वेषक। ये क्या कहलाएगा? चरम समुदाय। और ये क्या कहलाएंगे? क्रम की। कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब आप मुझे बताएं क्या इस अनुक्रमण में, क्या ये अनुक्रमण कहां पर हो रहा था? एक ऐसी जगह जहां पर पहले से कोई वानस्पतिक था? सोचो कि ये अनुक्रमण कहां पर हो रहा है? एक ऐसी जगह जहां पहले से कोई वानस्पतिक था? नहीं। तो याद रखना है ये कहां पर होता है? ये उस जगह या उस क्षेत्र में होता है जहां कोई वेजिटेशन यानी वानस्पतिक नहीं होता। ठीक है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है इस तरीके से अनुक्रमण होने में। ये कहलाता है आपका प्राथमिक अनुक्रमण, जहां पर पहले से कोई जीव नहीं था जिस जगह पर, वहां पर अगर अनुक्रमण हो रहा है तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक। ठीक है, डन। अब सर द्वितीय क्या है? आइएगा देखिएगा। मैंने बोला देखिएगा ये वही जगह है, ये वही जगह, यही वाली। कौन? बंजर जमीन। अब इसको मैं बंजर जमीन नहीं बोल रहा, ये वही क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जिस पर कौन सा समुदाय मिल रहा है? सर ई समुदाय मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, कौन सा समुदाय मिल रहा है? ई समुदाय में। ये वही जगह है, ये वही जगह। अब बंजर थोड़ी ना रहेगी भाई, यहाँ पर क्या आ गए हैं? वृक्ष आ गए हैं। अब ये जमीन बंजर रहेगी क्या? नहीं। पहले ए समुदाय आया इस बंजर जमीन पर, ठीक है, फिर इसके बाद बी आया, सी आया, डी आया, और वर्तमान में कौन मिल रहा है? इस सारे समुदायों ने मिलाकर, इस सारे क्रमक ने मिलाकर, सीरी ने मिलाकर इस बंजर जमीन को उर्वरक कर दिया। यहाँ पर पेड़ पौधे मिल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब ये बंजर जमीन तो नहीं है ना? नहीं सर, बंजर जमीन नहीं। यहाँ पर कौन सा समुदाय मिल रहा था? ई मिल रहा था ना। फाइनली कौन सा मिल रहा था? ई। मैंने कहा ओके, डन। अब मैंने बोला किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, ध्यान से सुनना, क्या बोला? किसी प्राकृतिक आपदा के कारण। मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया? भूकंप आ गया, या मान लेते हैं यहाँ पर ये जो ई समुदाय जो थे ये वृक्ष थे, मान लेते आग लग गई। अब बताओ, जितने भी पेड़ थे जल गए, जितने भी यहाँ पर ई समुदाय था सब जल गए और जलने के बाद खत्म हो गए। लेकिन जरा सोचिए, जब वो जलेंगे तो उनकी राख इस जमीन में आएगी, ये जमीन और उर्वरक हो जाएगी, हो जाएगी। समुदाय तो खत्म, ये समुदाय तो खत्म हो गया। किससे? किसी प्राकृतिक आपदा आने से ये जो जमीन जो थी, ये जो क्षेत्र जो था, इसमें जो समुदाय, कौन सा? चरम समुदाय जो था वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसके खत्म होने से ये जमीन और उर्वरक हो गई है। वो जो पेड़ वेड़ थे वो मर गए हैं, नष्ट हो गए हैं, वो मृदा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। और मृदा कैसी हो जाएगी? उर्वरक हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, इस जमीन पर कोई भी अभी वानस्पतिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताएं, अब यहां पर कोई, मान लेते हैं कोई पहला समुदाय अगर यहां पर आया, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर मान लेते हैं चौथा अभी मिल रहा है यहां पर। आप मुझे बताइएगा ये जो अनुक्रमण हो रहा है क्या पहली बार हुआ इस जमीन पर कि दूसरी बार हुआ इस जमीन पर?
सर पहले तो हो चुका था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा से जो यहाँ पर जो चरम समुदाय था वो खत्म हो गया था, जमीन और वो उर्वरक हो गई, फिर वापस से जब अनुक्रमण होएगा तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीय कहलाएगा। और ये द्वितीय अनुक्रमण तेजी से होएगा, क्योंकि ये जमीन तो कैसी थी? उर्वरक थी। ये क्या कहलाएगा? आपका द्वितीय अनुक्रमण। ये क्या कहला रहा है? प्राथमिक अनुक्रमण। डंडना डंडन, इतनी सी बात थी, बताइए समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी थी, बच्चा बच्चा समझ जाएगा, हर बच्चा समझ जाएगा, गली का हर बच्चा समझ जाएगा। प्राथमिक अनुक्रमण जो सबसे प्रथम बार होएगा, लंबा समय लेगा। द्वितीय अनुक्रमण यानी जहां पहले प्राथमिक अनुक्रमण हो चुका था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा से सारे समुदाय खत्म हो गए, वो जमीन और उर्वरक हो गई है, क्योंकि उसके अवशेष कहां चले जाएंगे? मृदा में चले जाएंगे। फिर से जब अनुक्रमण होएगा यानी द्वितीय अनुक्रमण होएगा, तेजी से होएगा, क्योंकि जमीन यहाँ पर उर्वरक है मेरे भाई। पूछेंगे आप सर तेजी से क्यों होगा? क्योंकि जमीन यहाँ पर उर्वरक है, यहाँ पर पोषणीय पदार्थ है, तो तेजी से होएगा अनुक्रमण। ये था हमारा चौथा बिंदु, अनुक्रमण के प्रकार। ठीक है, अब हम पांचवा बिंदु देखते हैं, अनुक्रमण के उदाहरण। अनुक्रमण के उदाहरण, बेटा अनुक्रमण के दो उदाहरण हमारे बुक में बता रखे हैं। एक है जलारंभी अनुक्रमण और एक है शुष्कतारंभी अनुक्रमण। एक है जलारंभी अनुक्रमण और एक है शुष्कतारंभी अनुक्रमण। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसीरी या हाइड्रार्च भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लिथोसीरी या इसको हम जिरार्च बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास दो उदाहरण दे रखे हैं अनुक्रमण के, एक जलारंभी अनुक्रमण और एक शुष्कतारंभी अनुक्रमण। सर क्या है ये? आइए समझते हैं। सबसे पहले काम करते हैं शुष्कतारंभी अनुक्रमण देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? शुष्कतारंभी अनुक्रमण। आइए, शुष्कतारंभी अनुक्रमण। पहले तो जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली। मैंने अभी आपसे बोला था कि मान लेते हैं एक ठंडा लावा है, बंजर जमीन है। ठीक है, क्या ये एक बंजर जमीन है? ठीक है, एक तो ये कंडीशन। एक दूसरी कंडीशन मान लेते कोई अभी नवनिर्मित तालाब बना है। तालाब अभी बना है, आज बना है, मतलब एकदम से नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। गड्ढा है जिसके ऊपर वर्षा आई, जिसकी वजह से तालाब बन गया। ठीक है, तो एक है नवनिर्मित तालाब और एक है ठंडा लावा। दोनों जरा सोचिए, दोनों ही ऐसी जगह थी जहां पर कोई जीव नहीं था, मान लेते हैं। तो दोनों ही ऐसी जगह थी जहां पर कोई जीव नहीं था। अब आप मुझे बताइएगा, शुष्कतारंभी अनुक्रमण कहां पर होएगा? जल में कि शुष्क क्षेत्र में? और जलारंभी अनुक्रमण कहां पर होएगा? जल में कि शुष्क क्षेत्र में? चट्टानों में। कहां होएगा? तो सर ये होएगा नव निर्मित तालाब में। ठीक है, और ये कहां पर होएगा? सर ये मुख्य रूप से कहां पर होएगा? चट्टानों पर या ठंडे लावा पर। वो जो जमीन जो होगी वहां पर होगा। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया, शुष्क क्षेत्र का मतलब चट्टाने हो गई है, ठंडा लावा शुष्क क्षेत्र है, और नवनिर्मित तालाब जहां पर जल है। तो जलारंभी कहां पर होएगा? जल में होएगा। शुष्कतारंभी शुष्क क्षेत्र में होएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले शुष्कतारंभी अनुक्रमण। ठीक है, अब साहब ये जो शुष्कतारंभी अनुक्रमण है ये किस पर हो रहा है? सर ये चट्टानों पर हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, या आपके कहां पर हो रहा है? ठंडे लावा जहां पर था वहां पर हो रहा है। मैंने कहा ओके। अब बात आ रही है यहां पर सबसे पहला समुदाय जो यहां पर आकर बसेगा वो कौन होएगा? सर इन चट्टानों पर, इस ठंडे लावा की जो जमीन जो है, इस पर सबसे पहला जो समुदाय आएगा, जो मूल अन्वेषक होएगा, जो सबसे पहले सक्सेस, जो सबसे पहले जीत हासिल करेगा, वो कौन होते हैं? याद रखना, लाइकेन। कौन होते हैं? लाइकेन। और लाइकेन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, शैवाल और कवक, जानते हैं ना, बताया हुआ है। शैवाल और कवक का सहजीवी सहोपकारिता संबंध क्या कहला रहा था? लाइकेन, है ना। सो लाइकेन सबसे पहले आएंगे, इन चट्टानों को छिद्रित करेंगे, छेद करेंगे इनमें, इसको छिद्रित करते जाएंगे, है ना, और इनसे पोषण प्राप्त करते जाएंगे। इनमें से खनिज लेते जाएंगे, चट्टानों में से क्या लेते जाएंगे? खनिज लेते जाएंगे। डन। सो लाइकेन सबसे पहले आएंगे। तो लाइकेन क्या हो गया? सर मूल अन्वेषक, पायनियर कम्युनिटी, मूल अन्वेषक समुदाय। मूल अन्वेषक समुदाय कौन सा था बेटा? याद रखना, आपका लाइकेन। ठीक है, फिर धीरे धीरे लाइकेन यहाँ की परिस्थितियों को खराब करते जाएंगे। लाइकेन यहाँ की परिस्थितियों को जब खराब करते जाएंगे, चट्टानें टूटती जा रही है, मृदा बनती जा रही है। क्या याद करिए, मृदा कैसे बनी थी? चट्टानों का जब अपघटन होता है, अपक्षय होता है, तो क्या बनती है? मृदा बनती है। लाइकेन ने धीरे 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 चट्टानों को तोड़ दिया, मृदा बन गई है। अब उस मृदा में कुछ 100, 200, 250 वर्षों बाद इस लाइकेन को हटाकर यहाँ पर कौन आ जाते हैं? ब्रायोफाइट। सर अब ये ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ये आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा में, तीसरा अध्याय है वनस्पति जगत, वहां पर पढ़ेंगे। पादपों का एक समूह होता है ब्रायोफाइट। ठीक है, ये आ जाते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, फिर ब्रायोफाइट को यहां से हटा देंगे कौन? टेरिडोफाइट। आपने अगर नाम सुना हो, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट आ जाएंगे। टेरिडोफाइट को यहां से हटाएंगे कौन से? बड़े पेड़, बड़े पेड़ जैसे जिम्नोस्पर्म। और फाइनली ये जो बड़े बड़े पेड़ जो है, इनका समूह आता जाएगा, क्या बन जाएगा? वन आ जाएंगे, वृक्ष आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। क्या बनेगा? वन समुदाय। वन समुदाय जो क्या कहलाएगा बेटा? चरम समुदाय। तब आप मुझे बताइएगा, सोच समझ कर, ठंडा दिमाग से सोचिए, चट्टाने जो आप देखते हैं, पहाड़ जो आप देखते हैं, या मृदा जो आप देखते हैं, जंगल जो आप देखते हैं, जंगल कैसे बने होंगे?
सोचिए, ये जंगल क्या पहले से अपने आप बने हुए हैं? नहीं। इस पृथ्वी पर क्या मिल रही थी? बड़ी बड़ी क्या मिल रही थी? चट्टानें मिल रही थी। उन चट्टानों का धीरे धीरे अपक्षय हुआ। लाइकेन ने किया, सबसे पहले लाइकेन आए, चट्टानों को छिद्रित किया, छेद किया, जिससे उनका बुरादा बना, जिससे वो किसमें बदली? मृदा में। फिर वो धीरे धीरे चट्टानें अपक्षय होती जा रही, टूटती जा रही, मृदा बनती जा रही। फिर उस मृदा में छोटे पेड़ आए और छोटे, फिर बड़े और बड़े और बड़े, फाइनली क्या आ गए थे? वन आ गए थे। यही चीज यहां पर इस डायग्राम में दिखा रखी है। ये चट्टानें हैं, चट्टानों के बाद लाइकेन आए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और फाइनली एंजियोस्पर्म, यानी बड़े बड़े वृक्ष आ गए हैं, वन बन गए हैं। ये क्या कहला रहा है बेटा जी? हमारा कौन सा? शुष्कतारंभी अनुक्रमण। सिंपल, बहुत सिंपल था। प्रश्न क्या बनेगा नीट में? याद रखना है, शुष्कतारंभी अनुक्रमण में मूल अन्वेषक कौन है? ये याद रखना है आपने। मूल अन्वेषक कौन था? ये जरूर याद रखना, भूल मत जाइएगा। शुष्कतारंभी अनुक्रमण में मूल अन्वेषक जो है वो याद रखना लाइकेन है, और चरम समुदाय जो है वो कौन है? वन है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये था पहला उदाहरण हमारा शुष्कतारंभी। अब बात करते हैं किसकी? जलारंभी की। आइए, जलारंभी अनुक्रमण। जलारंभी अनुक्रमण कहां पर होएगा सर? जलारंभी अनुक्रमण होएगा नवनिर्मित तालाब में। मैंने कहा ठीक है, नवनिर्मित तालाब में होने वाला है क्या? जलारंभी अनुक्रमण। ठीक है, जल में होने वाला है। ठीक है, अब बात आ रही है जल में। मान लेते हैं ये एक हमारा नवनिर्मित तालाब है। ठीक है जी। अब इस तालाब में अभी तक कोई भी जीव नहीं थे। फाइनली अब इस तालाब में कुछ आएंगे, कौन? सूक्ष्म जीव, जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं। तैरने को बोला जाता है प्लावकता या प्लावी। कोई पानी के ऊपर तैरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लावी। ओके सर। ये बहुत छोटे छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, एकल कोशिकीय जीव हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। जरा सोचिए, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? बाहर पेड़ पौधे नहीं करते, पादप नहीं करते। तो ऐसे जीवों को मैं क्या बोलूंगा? पादपों के समान। पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करने वाले छोटे जीव जो तैर रहे हैं, क्या कहलाएंगे? पादप प्लावक। तो सबसे पहला समुदाय जो यहां पर आएंगे वो कौन होंगे? पादप प्लावक। कहां है? कौन आएंगे? पादप प्लावक। ठीक है। आप में से कई बच्चे ये भी पूछेंगे सर ये आएंगे कहां से? सर ये आएंगे कहां से? बेटा यहां पर जरा सोचिए, कौन आए थे? लाइकेन। लाइकेन कौन थे? शैवाल कवक। सर ये शैवाल कवक आएंगे कहां से मेरे भाई? वातावरण में व्याप्त है, सर्वभौमिक होते हैं, ये हर जगह मिलते हैं। इनको तो जगह मिल गई, आ गए। सर ये कहां से आएंगे? बेटा वातावरण में व्याप्त है, हर जगह है, आ गए। चलिए, सबसे पहले कौन आया? पादप प्लावक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, आगे कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब इसके बाद यहां पर कौन आए सर? अब इसके बाद धीरे धीरे इनको हटाकर यहां पर कुछ ऐसे पादप आ गए जो फ्री थे। क्या थे? फ्री थे, मुक्त थे, और एंजियोस्पर्म थे, पुष्पीय पादप थे। मुक्त एंजियोस्पर्म थे, पुष्पीय पादप थे, लेकिन उनकी जड़ें नहीं थी, जड़ें नीचे तक नहीं गई। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्या? इसके बाद कौन आए थे? मुक्त प्लावी है। ये भी अभी भी कैसे हैं? प्लावी है, तैर रहे हैं। कौन? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब पुष्पीय पादप। अब जरा इमेजिन करें, सोचिए, जरा दिमाग लगाए फटाफट। आपने कमल का पेड़ देखा? हाँ, सब देखा। कमल का पेड़ जो होता है उसकी जड़ें होती है क्या? नीचे तक जाती है क्या? नहीं, तालाब में नहीं जाती। पानी के ऊपर तैरता है? हाँ, तैरता है। क्या है? एक मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म, बिल्कुल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब इसके बाद कौन आएंगे? धीरे 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 धीरे, ध्यान से देखना, धीरे धीरे यहां से ये हटते जाएंगे और धीरे धीरे यहां पर ऐसे जीव आते जाएंगे, ऐसे पादप आते जाएंगे नीचे की तरफ, जिनमें जड़ें होंगी, जो पानी की बिल्कुल निचली आधार पर मिल रहे हैं और उनकी जड़ें भी मिल रही है। कुछ ऐसे पादप आ जाएंगे, जी हाँ, ऐसे पादप आ जाएंगे। इनको बोलेंगे जड़ीय जलोद्भिद। जैसे वेलिस्नेरिया, आपने नाम सुना है? वेलिस्नेरिया सुना है ना? पानी की बिल्कुल तल पर होता है, नीचे होता है। ठीक है, सिंपल। मैं उदाहरण भी बता रहा हूं। पादप प्लावक, जैसे प्रोटिस्टा जगत में डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट होते हैं, वो आ गए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? आपके कमल के फूल जैसे पेड़ आ गए थे, जिनको हमने क्या बोला? मुक्त प्लावी एंजियोस्पर्म। फिर धीरे धीरे वेलिस्नेरिया जैसे, जो पानी के तालाब के बिल्कुल नीचे स्तर पर मिले थे, जिनमें जड़ें थी, जिनमें क्या थी? जड़ें थी। ठीक है, अब फाइनली धीरे धीरे क्या होगा? जरा सोचिए, ये पानी में से ये सारे, ये क्या लेते जा रहे हैं सर? ये पानी कंज्यूम करते जा रहे हैं, इसमें से ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं। धीरे 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 पानी यहां पर क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पानी सर यहां पर धीरे 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 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पानी कम होता जाएगा तो जरा सोचिए, थोड़ा बहुत पानी रह गया, थोड़ी बहुत यहां पर मृदा हो गई, मृदा के साथ जो पानी मिक्स हो जाएगा तो क्या दलदल नहीं बन जाएगा? सोचिए, दलदल बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई पानी क्यों खत्म होता जा रहा है? जरा सोचिए, प्रकाश भी पड़ रहा है और ये पानी को उपयोग में भी लेते जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है, होता जा रहा है। पानी का स्तर कम होता जाएगा तो थोड़ा सा पानी रह जाएगा, मिट्टी रह जाएगी, मिक्स हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? दलदल बन जाएगा, बल जाएगा। अब दलदल में जो पादप मिलेंगे, अब ये जो दलदल रह गया, इस दलदल में जो पादप यहां पर रहेंगे, दलदलीय क्षेत्रों में जो यहां पर पादप रहेंगे, उनको बोला जाता है प्रतरण। क्या बोला जाता है? प्रतरण। इंग्लिश में बोला जाता है सेज, जो दलदली इलाकों में मिलते हैं। जैसे राइजोफोरा, अगर आपने नाम सुना हो, राइजोफोरा सुना? दलदल में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी जड़ें नीचे से ऊपर आ जाती है, याद करिए, सुना है ना? तो राइजोफोरा कैसे होते हैं? दलदली इलाकों में जो मिलते हैं। कौन से? दलदली इलाकों में।
दलदली क्षेत्र में जो मिलते हैं। डन, कौन? प्रतरण। ठीक है, फाइनली अब धीरे धीरे ये दलदल जो है इसमें से पानी बिल्कुल क्या होता जाएगा? खत्म हो जाएगा, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, स्थल रह जाएगा, और उस स्थल पर अब धीरे धीरे क्या आ जाएंगी बेटा? यहाँ पर ये स्थल पर अब क्या आ जाएंगी? सर घासें आ जाएंगी। घास, पानी तो खत्म हो, उड़ गया, सारा खत्म हो गया, क्या आ जाएगी? घास आ जाएगी। फिर वो घास में और परिवर्तन होगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और फाइनली वन समुदाय। यानी आपने यहां पर क्या देखा? यहां पर भी लास्ट में वन समुदाय और यहां पर भी लास्ट में वन समुदाय, ये चरम समुदाय है। पानी लास्ट में खत्म, स्थल रह गया और वन बन गए हैं। ये है जलारंभी अनुक्रमण, जिसमें आपने चरम समुदाय यहां पर भी याद रखना है, यहां पर भी चरम समुदाय कौन? वन समुदाय। लेकिन यहां पर मूल अन्वेषक जो था, मूल अन्वेषक जो थे वो लाइकेन नहीं थे, पादप प्लावक थे, क्योंकि ये अनुक्रमण कहां पर हो रहा था? जल में हो रहा था। ये जलारंभी अनुक्रमण, ये शुष्कारंभी अनुक्रमण, ये उदाहरण थे किस चीज के बेटा? अनुक्रमण के। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ है, कौन सा? अनुक्रमण। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक जो आएगा वो आएगा बेटा जी हमारा पोषण चक्रण। किसकी बात करने वाले हैं? पोषण चक्रण की। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पोषण चक्रण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। पोषण चक्रण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, इसका एक और नाम है इसी पोषण चक्रण का, क्या? जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं। अब क्या है सर ये? सर क्या इससे प्रश्न आते हैं नीट में? बिल्कुल आते हैं। क्या है? आइए समझते हैं। देखिएगा, इस ऊपर वाले जो हेडिंग लिखी है इसको समझने से पहले एक बार नीचे वाली को समझते हैं। देखिए, बायो का मतलब जैव, लिखता जाता हूं, जैव यानी बायो का मतलब है सजीव। किसकी बात करते हैं? सजीव। ठीक है, भू, जिसको इंग्लिश में बोल रखा है जियो, का मतलब है निर्जीव। जैसे आपका जल हो गया, जैसे आपकी चट्टान हो गई है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? भू। वायु हो गई है, इसको हम भू परपटी या सिंपल भू मतलब नॉन लिविंग, निर्जीव से संबोधित करते हैं जियो को। ठीक है, केमिकल, रासायनिक, रासायनिक यानी केमिकल। सोचिए, क्या कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाँ जी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या ये रसायन नहीं है? केमिकल्स नहीं है? फास्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या है? सर ये रसायन है। मैंने कहा ठीक है। और आखिरी वर्ड था चक्रण, साइकिल, या चक्री लिख देते हैं, चक्र, चक्र यानी साइकिल। अब साइकिल यहां पर कैसे बताऊं? अब देखिए ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपसे, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि मैं हूं एक सजीव, मान लेते कौन? जंतु। क्या मेरे अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है? हाँ है, जंतु में। क्या पादपों में भी है? हाँ है, बिल्कुल। पादपों में ये सारे रसायन है? हाँ है, बिल्कुल है। और ये जब मर जाते हैं, जंतु और पादप, ये जब मर जाते हैं तो मरने के बाद इनका जो मृत शरीर होगा, उस मृत शरीर में ये जो रसायन है इनका क्या होगा? अपघटन होगा, होगा? हाँ सर, अपघटन होगा। और अपघटन होएगा तो ये कहां पर मरे थे? इनका मृत शरीर किसमें था? मृदा में। तो अपघटन होने के बाद में ये जो रसायन जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जो यहीं पर लिखे हैं और भी होते हैं, जस्ट यहां पर 4 लिख दिए हैं, क्या ये अपघटन होने के बाद में मृदा में आ जाएंगे? हाँ सर, आ जाएंगे। तब आप मुझे बताइए, और फिर मृदा में जब ये आ जाएंगे, फिर कोई पेड़ उगेगा, फिर वो पेड़ इनको ले लेगा, फिर वो पेड़ को कोई जंतु खा लेगा। तो जरा सोचिए, एक साइकिल चल रही है, एक चक्र चल रहा है। जरा सोचिए, सजीवों से निर्जीवों में रसायनों का चक्रण चल रहा है, पोषक पदार्थों का चक्रण चल रहा है। तो यही क्या कहलाएगा? पोषक चक्रण। यही क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र। किससे? सजीवों से निर्जीवों में, निर्जीवों से सजीवों में क्या चल रहा है? इन रसायनों का चक्रण चल रहा है। यही क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। बताइए, इतनी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, समझानी थी। ये पहला बिंदु था। डन। आइए दूसरा बिंदु। अब ये जो पोषक चक्रण जो होती है, ये जो चक्र जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन? जैव भू रासायनिक चक्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ध्यान से सुनिए। एक होता है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं गैसीय चक्र। क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र। ठीक है, और एक होता है अवसादी चक्र। एक होता है गैसीय चक्र और एक होता है अवसादी चक्र। इसको तलछटी भी बोलते हैं, तलछटी चक्र या अवसादी चक्र ये बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। सर क्या होते हैं? देखिए, आप क्या कराने वाले हैं? सर आप सजीवों से निर्जीवों में, फिर निर्जीवों से सजीवों में इन रसायनों का चक्रण कराने वाले। मैंने कहा ठीक है। अब इन रसायनों का भंडार कहां है? तो मैंने बोला रसायनों का भंडार, रसायनों का भंडार मैंने देखा। क्या देखा? रसायनों का भंडार। जैसे मैंने आपसे पूछा कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कहां पर है सर? या तो वायु में है, जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रूप में है, जल भी है, हाइड्रोजन जल के रूप में, H2O के रूप में जल में है, ऑक्सीजन वायु में भी है, जल में भी है, कार्बन वायु में भी है, जल में भी है। जी हाँ, कहीं आप ये सोचो कि कार्बन सिर्फ वायु में है, जल में भी है, ऑक्सीजन सिर्फ वायु में है, जल में भी है, हाइड्रोजन सिर्फ जल में है, वायु में भी है, और नाइट्रोजन ये भी वायु में है, जल में भी है। यानी ये वो रसायन है जिनका भंडार या तो वायु होगा या जल होगा। ऐसे रसायनों का चक्रण जिनके भंडार या तो वायु या जल होते हैं उनको हम बोलते हैं गैसीय चक्र। जी हाँ, जल भी होगा तो भी गैसीय चक्र। ठीक है, बाकी फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी अगर मैं बात करता हूं, ये किस में मिल रहा है सर? ये भूपर्पटी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? धरती में मिल रहा है। इनका भंडार कहां पर होता है सर? धरती। ये धरती मेरी मां है। बताइए, ऐसे चक्र जिनमें वो रसायन जो धरती की परपटी में मिलते हैं या धरती की स्थल में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं, ऐसे चक्रों को हम क्या बोलेंगे? अवसादी चक्र। तो फास्फोरस चक्र क्या होगा? अवसादी चक्र। सल्फर का चक्रण क्या होगा? अवसादी चक्र। वही कार्बन का चक्रण यानी कार्बन साइकिल जो होगी वो क्या होगी? गैसीय चक्र होगी। बताइए, दंडना दंडन। कोई आपसे प्रश्न पूछेगा, पता है कैसे? यहाँ पर नीट में प्रश्न पूछा जाएगा, उपरोक्त में से कौन सा गैसीय चक्र का उदाहरण है? अब मान लेते हैं वहां पर ये 3 दे रखे हैं और वहां पर कार्बन दे दिया, तो आप ऐसे कर देंगे, उपरोक्त में से कौन सा अवसादी चक्र का उदाहरण है? ये खत्म। तो ये 3 उदाहरण लिख दीजिए, ये 4 उदाहरण याद रख लीजिए, गैसीय चक्र के, अवसादी चक्र के, दंडना दंडन। अब सबसे पहला हम जो चक्र देखने वाले हैं वो देखेंगे कौन सा? हमारा कार्बन चक्र। सबसे पहला हमारे कोर्स में हमारे सिलेबस में 2 चक्र देख रखे हैं, कार्बन चक्र और एक फास्फोरस चक्र। आइए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, ये है बेटा हमारा कार्बन चक्र। कार्बन साइकिल। ठीक है, बहुत सीधी सीधी है। इसको पढ़ने से पहले कुछ बिंदु हैं जो आपको पहले याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ जी, कार्बन साइकिल की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य भंडार क्या है? मुख्य भंडार क्या है? कार्बन मुख्य रूप से कहां पर मिल रही है? जल में मिल रही है कि वायु में मिल रही है? आप तो बोलेंगे सर वायु में मिल रही है। मैंने कहा रुको 71% इस पृथ्वी पर 71%, क्या बोला मैंने? इस पृथ्वी पर 71% कार्बन समुद्रों में घुलनशील है। यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, भूल मत जाना। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य, वायु मुख्य भंडार नहीं है, जल है मुख्य भंडार, याद रखना, भूल मत जाना। तो मुख्य भंडार कार्बन का कौन होता है? जल होता है। 71% कार्बन जो होती है वो कहां पर घुलनशील होती है? किसमें? समुद्रों में। डन। नेक्स्ट, आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, क्या? प्रकाश संश्लेषण। सुना है ना? प्रकाश संश्लेषण सुना? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अभी से याद कर लेना, जब 11th पढ़ेंगे तो वहां पर याद आ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य जो अभिक्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होती है, वो क्या होती है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु बदलते हैं प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में ग्लूकोज में क्या निकलती है? 6 ऑक्सीजन, 6 जल के अणु, ऊर्जा नहीं निकलती। कई बच्चे ऊर्जा भी लगा देते हैं इसमें। ये है परफेक्ट रिएक्शन किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। अब आप मुझे बताइए, इस प्रकाश संश्लेषण में क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदलते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बन का स्थिरीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन का स्थिरीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन बदल रही है किसमें? ग्लूकोज में। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बन का स्थिरीकरण। तो जरा सोचिए, इस पृथ्वी पर जो कार्बन मिल रही है बदल रही है, प्रकाश संश्लेषण में बदल रही है किसमें? ग्लूकोज में, उत्पाद में, शर्करा में बदल रही है ना। तो याद रखना, इस पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, चाहे वो स्थल पर हो चाहे वो जल में हो, 4 × 10 की घात 13, 4 × 10 की घात 13, याद रखना, किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण प्रति वर्ष प्रकाश संश्लेषण से होता है। भूल मत जाइएगा, क्या बोला हमने? कि 4 × 10 की घात 13 किलोग्राम, यानी इतने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बदल रही है किसमें? ग्लूकोज में, प्रति वर्ष। इतना स्थिरीकरण हो रहा है। ये 2 बिंदुओं से मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है नीट में, याद रखना ये डाटा। इतना किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बदलती है किसमें? ग्लूकोज में, प्रति वर्ष। और मुख्य भंडार कौन सा? बताइए। अब आ जाते हैं इस चक्र की बात, फटाफट ध्यान से देख लेते बेटा। हमने बोला कार्बन इस रूप में मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं सर? पादप लेते हैं। क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। मैंने कहा ओके, ठीक है जी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसने यूज में लिया? सर पादपों ने लिया। क्या करने के लिए? सर प्रकाश संश्लेषण। मैंने कहा ओके, ठीक है। और बदले में श्वसन भी किया इन्होंने। आप मुझे बताएं, आप श्वसन करते हो? करते हैं ना? करते हो ना? जब आप श्वसन करते हो तो बाहर कौन सी गैस निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? क्या ये नहीं निकालते? नहीं सर, हमने तो ये पढ़ा था पेड़ जो होते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। अरे प्रभु, पेड़ भी श्वसन करते हैं, पेड़ भी श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जी हाँ, भूल मत जाना। और पेड़ों को कौन खाता है? जंतु। और खाने के बाद ये भी श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? पेड़ जो है वो दोनों काम कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज में ले रहे हैं, और श्वसन भी कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालते भी हैं। जंतु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण थोड़ा करते हैं, वो तो श्वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। निकाल दी। अब साहब, ये जब दोनों मर जाते हैं
दोनों जब मर जाएंगे तो क्या बनेगा सर? अपरद। याद करिए। और अपरद का क्या होएगा सर? अपघटन। अपघटन कौन करेगा? मृदा में सूक्ष्म जीव। मृदा में सूक्ष्म जीव। और मृदा में जब सूक्ष्म जीव अपघटन करेंगे तो वो सूक्ष्म जीव जो है वो जीव नहीं है क्या? वो भी तो जीव है ना। वो क्या करेंगे सर? वो भी तो श्वसन करेंगे। मैंने कहा हाँ भाई, वो भी तो श्वसन करेंगे। सूक्ष्म जीव भी तो श्वसन करेंगे, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। निकालेंगे ना। अरे भैया याद करिए, शर्करोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी याद आ रहा है? याद आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाली थी। तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? श्वसन करके ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। डन। अब आप मुझे बताएं, क्या पादपों को जीवाश्मों की तरह यूज में लिया जाता है? ईंधन की तरह यूज में लिया जाता है? जरा सोचिए, जंगल में लकड़ियां काटकर आ गए आप और उन लकड़ियों को आपने जलाया, जलाने से धुआं नहीं निकलता? निकलता है कि नहीं निकलता? उनको जलाने से। और जलाने से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं में क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये था आपका सिंपल सा कार्बन चक्र, खत्म, खलास। इतनी सी बात थी, बताओ। कुछ भी नहीं था इसमें। पता नहीं काहे समझ में नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पादपों ने लिया, श्वसन करके वापस निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड। जंतुओं ने पादपों को खाया और खाने के बाद इन्होंने भी श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। दोनों मर गए। क्या हो गया? इनकी डेड बॉडी, मृत शरीर है, मृदा में अपघटन होगा। कौन करेंगे? सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म जीव भी श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। पादप जो जीवाश्मों की तरह यूज में लिए जा रहे हैं, ईंधन की तरह यूज में लिए जा रहे हैं, जब उनको जलाया जाएगा तो धुएं में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म। ये था कार्बन चक्र। आइए दूसरा है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र बहुत सीधा सा और बहुत छोटा चक्र है। पहला बिंदु, क्या ये एक अवसादी चक्र है? हाँ सर, ये एक अवसादी चक्र है। अवसादी चक्र क्यों बोला? क्योंकि इनका भंडार क्या होती है? चट्टानें होती है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा, फास्फोरस चक्र में फास्फोरस देखिएगा, ये चट्टानें हैं, इनके अंदर फास्फोरस है। और फास्फोरस किस रूप में मिलती है? याद रखना, फॉस्फेट आयन के रूप में। फॉस्फेट आयन के रूप में, PO4 3- फॉस्फेट आयन के रूप में। याद रखना, फास्फोरस किस रूप में मिलती है? फॉस्फेट आयन के रूप में। यहां पर थी। अब जरा सोचिए, बारिश आई, टकराई, टकरा कर बारिश नीचे आई, पानी नीचे लाई, और पानी अपने साथ किसको लेकर आ रहा है? उस फॉस्फेट आयन को ला रहा है। और फॉस्फेट आयन नीचे मृदा में आ गया। यहां पर था, पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आ गया, मृदा में आ गया। हाँ सर, आ गया। अब जरा सोचिए, यहां पर पेड़ है। हाँ सर, पेड़ है। इस पेड़ के अंदर चला गया। हाँ चला गया। पेड़ को किसने खा लिया? जंतु ने। जंतु के अंदर चला गया। हाँ चला गया। तो मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा मेरे भाई? ध्यान से देखिए, मैंने बोला चट्टान, चट्टान से मृदा, मृदा से पादप, पादप से जंतु। देख लीजिए, ये चट्टान, चट्टान से मृदा में आया, मृदा से पादप में गया, पादप को किसने खाया? जंतु ने। चला गया। ये दोनों जब मर जाएंगे तो क्या बनेगा? अपरद। अपरद बनेगा। और फिर उस अपरद का अपघटन होगा। हाँ सर, अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद वापस से वो फास्फोरस या फॉस्फेट किसमें चला जाएगा? सर, मृदा में चला जाएगा। लो जी, ये है फास्फोरस चक्र। इसमें कुछ था ही नहीं भाई। खुद सोचो, चट्टानों में फॉस्फेट था, अवसादी चक्र है, फॉस्फेट था, पानी आया, टकराया, पानी अपने साथ फॉस्फेट ले आया, मृदा में आ गया। हाँ सर, मृदा में आ गया। मृदा से कहीं ना कहीं फॉस्फेट को पादपों की जड़ों ने अवशोषित कर लिया। हाँ, पादपों के अंदर चला गया। पादपों को किसने खा लिया? जंतु ने। जंतु के अंदर भी क्या चला गया? फॉस्फेट चला गया। दोनों मर गए। क्या बन गया? अब दोनों मर गए, क्या बन गया? डेड बॉडी, मृत शरीर, अपरद। अपरद का अपघटन करेंगे, अपघटन सूक्ष्म करेंगे, वापस से फॉस्फेट किसमें आ जाएगा? मृदा में। चक्र चलता रहेगा। ये फास्फोरस चक्र था, कुछ भी नहीं था। इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी। बोलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन था? नहीं था ना। ये आपके जैव भू रासायनिक चक्र हो गए। अब इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है वो है पारितंत्र की सेवाएं। अब पारितंत्र की सेवाओं का मतलब क्या है? जरा सोचिए, क्या पारितंत्र प्रक्रियाओं के कुछ उत्पाद हैं? क्या बोला हमने? पारितंत्र में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रिया के उत्पाद हैं कुछ। आप मुझे बताएं, आपको फल, फ्रूट, ये सारी चीजें, सब्जियां वब्जियां कहां से मिल रही है? पादपों से मिल रही है। पादप किसका भाग है? पारितंत्र का है कि नहीं है? जंतुओं से उत्पाद मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। वायु मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, आपको सब कुछ तो मिल रहा है आपको पारितंत्र से। तो पारितंत्र की सेवाओं का मतलब क्या हुआ? जो पारितंत्र से उत्पाद मिल रहे हैं। भाई मैंने बोला कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? उनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ ना, उनको उत्पाद के रूप में कुछ दे रहा हूँ ना, है ना। तो कुल मिलाकर पारितंत्र की सेवाओं का मतलब कि पारितंत्र से जो उत्पाद मिल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, वन क्या करते हैं? क्या वो वायु को शुद्ध करते हैं? सोचिए, क्या वन वायु को शुद्ध करते हैं? हाँ करते हैं। क्या सूखे और बाढ़ से बचाते हैं? सूखे और बाढ़ से बचाते हैं। सोचिए, जहां वन नहीं होंगे वहां पर सूखा आ सकता है। हाँ आ सकता है। बाढ़ आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। क्या जानवरों को, जंगली जानवरों को आवास देते हैं? जंगली जानवरों को आवास दे रहे हैं। हाँ सर, जंगली जानवरों को आवास दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। सोचिए, क्या भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ा रहे हैं? भूमि की उर्वरता को बढ़ा रहे हैं। सोचिए, जब हमने देखा अनुक्रमण, अनुक्रमण जब हमने देखा तो बंजर जमीन थी, फिर धीरे धीरे वहां पर वन आ गए, तो वो जमीन जो थी क्या वो तब भी बंजर रह गई? नहीं, उर्वरता आ गई थी उसमें, है ना। क्या कार्बन का भंडारण कर रहे हैं? कार्बन का भंडारण कर रहे हैं। सोचिए, वनों की बात कर रहे हैं, वनों में वृक्ष हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, ग्लूकोज नहीं बना रहे, कार्बन का स्थिरीकरण नहीं कर रहे, कार्बन का भंडारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या रसायनों का चक्रण कर रहे हैं? रसायनों का चक्रण कर रहे हैं। हाँ सर, चक्रण कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये सारी आपको सेवाएं मुफ्त में नहीं मिल रही हैं। किससे? वनों से। ये सारी सेवाएं हमको किससे मिल रही है? वनों से मिल रही है। क्या ये वनों से ये जो सारी सेवाएं मिल रही है, क्या ये हमारे लाभदायक नहीं है? सोचिए, है ना।
अगर वन ना होते तो हमको ये सारी चीजें मिल पाती, नहीं मिल पाती ना। तो अब बात आ रही है, ये जो वनों से या पारितंत्र से जो सेवाएं मिल रही हैं, क्या इनका कुछ मूल्यांकन किया जाए तो इनका कुछ मूल्य है? सोचिए, हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है, अगर हम इनका मूल्यांकन करें तो कितने रुपए लगेंगे हमें, ये मतलब ये वन हमें कितने रुपए में ये सारी चीज दे? जस्ट इमेजिन, वनों से ये जो सारी चीजें मुफ्त में मिल रही है, अगर हम इनका मूल्यांकन करें तो कितना मूल्य लगेगा इनका, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ठीक है। इन्होंने पारितंत्र की जो सेवाएं, जो पारितंत्र की सेवाएं जो मुफ्त में मिल रही हैं, पारितंत्र के जो उत्पाद जो मुफ्त में मिल रहे हैं, पारितंत्र के उत्पाद जो मुफ्त में मिल रहे हैं, उनका क्या किया था? मूल्यांकन किया था। अकेले नहीं किया था, और भी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया था, मूल्यांकन किया। यानी जो भी हमें उत्पाद मिल रहे हैं उन सबको एक निश्चित मूल्य निर्धारित करके बताया कि आखिर टोटल पारितंत्र से जितनी भी चीजें, जितने भी उत्पाद, अरे भैया लकड़ी नहीं मिल रही है क्या? ये सब कुछ आपको कहां से मिल रहा है? पारितंत्र से मिल रहा है। पेड़ पौधे कहां से मिल रहे हैं? पारितंत्र का ही तो भाग है, वहां से मिल रहा है। जीव जंतु कहां से मिल रहे हैं? कहां से मिल रहे हैं? पारितंत्र का ही तो भाग है। तो पारितंत्र से जितने भी उत्पाद मिल रहे हैं उन सबका मूल्यांकन किया, और पता है कितना मूल्य निर्धारित किया उन्होंने? 33 मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य निर्धारित किया गया वो उत्पाद जो हमें पारितंत्र से मिल रहे हैं। ये जानते हैं कितना मूल्य है? इस पूरे विश्व में, ध्यान से सुनना, इस पूरे विश्व में जितना भी वैश्विक सकल उत्पाद होता है, इस पूरे विश्व में जितना भी वैश्विक सकल उत्पाद जो होता है, जीएनपी जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सर जी ये क्या होता है? ये वैश्विक सकल उत्पाद क्या होता है? ये तो सर आप एसएसटी पढ़ाने लगे। ये क्या होता है? देख मेरे भाई, अमेरिका एक विश्व का भाग है, हाँ, कंट्री है, हाँ, इंडिया भी है, अमेरिका, इंडिया, चाइना, रूस है, ये सारे हैं। इस विश्व में जितने भी देश हैं, है? हर देश में कहीं ना कहीं कोई कंपनी है, जैसे हमारे इंडिया में रिलायंस, टाटा है? अरे पतंजलि है? तो जरा सोचिए, जितनी भी कंपनियां, हर राष्ट्र में जितनी भी कंपनियां उत्पाद बना रही है, हर राष्ट्र में जितनी भी कंपनियां, हर देश की जितनी भी कंपनियां मिल रही है, मैं बोलूंगा इस विश्व में जितनी भी कंपनियां उत्पाद बना रही है ना, कुछ प्रोडक्ट बना रही है, जैसे पतंजलि वाले ने क्या बनाया? आटा बनाया, घी बनाया, क्या है? उत्पाद है। भारत का क्या है? उत्पाद है। ऐसे अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने उत्पाद बनाया, है ना। तो जरा सोचिए, इस विश्व में जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश हैं, उनकी कंपनीज जो उत्पाद बना रही है, उनका मूल्यांकन अगर किया जाए, वो सारा मूल्यांकन, उन सारे प्रोडक्ट का मूल्यांकन जो होता है वो क्या कहलाता है? जीएनपी। जितने भी प्रोडक्ट इस विश्व में बन रहे हैं वो सारा क्या कहलाता है? वैश्विक सकल उत्पाद। उसकी वैल्यू जानते हैं कितनी है? 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब आप जरा सोचिए, वो उत्पाद जो हम बना रहे हैं, उन सारे उत्पादों की वैल्यू 18 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पारितंत्र से जो हमें मिल रहा है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने बताया कि पारितंत्र से जो उत्पाद मिल रहा है उसकी वैल्यू उससे दुगनी है, दुगनी भी क्या, लगभग तिगनी हो गई है। सोचिए, कितनी ज्यादा फ्री में चीजें मिल रही हैं, तो हमें अपने पर्यावरण को क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए, हमें पारितंत्र को बनाए रखना चाहिए। ये था बेटा जी आज आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, एक एक चीज हमने की है कवर, सब कुछ। समय हुआ है आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अनुक्रमण के दौरान अंतिम स्थायी समुदाय को कहते हैं, जब अनुक्रमण होता है तो अंतिम स्थायी समुदाय जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? मूल अन्वेषक, चरम समुदाय, क्रमक, या कोई नहीं? अनुक्रमण के दौरान अंतिम स्थायी समुदाय को क्या कहते हैं? जो लास्ट में जो समुदाय बना है, अंतिम स्थायी है, जो क्या बोलते हैं? मूल अन्वेषक, चरम समुदाय, क्रमक, या कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, 10% का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पिछले लेक्चर में बताया आपको, 10% का नियम किसने दिया था? हैकल ने, लिंडमान ने, मॉर्गन ने, मिलर ने। किसने दिया था 10% का नियम? नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, विकास और अनुक्रमण के एक दूसरे के होते हैं। विकास और अनुक्रमण एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर, विपरीत, दोनों ए और बी, या कोई नहीं? विकास और अनुक्रमण एक दूसरे के होते हैं, क्या होते हैं? जरा दिमाग लगा जल्दी से। एक दूसरे के होते हैं क्या? कर लिया। अगला, कौन सा अनुक्रमण तेज गति से होता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, या उपरोक्त सभी? कौन सा अनुक्रमण तेज गति से होएगा? नेक्स्ट, पांचवा, अधिकतम कार्बन कहां उपस्थित होती है? स्थल में, वायु में, समुद्र में, उपरोक्त सभी?
मैक्सिमम कार्बन कहां पर स्टोर होती है, कहां पर भंडारण होता है कार्बन का? स्थल में, वायु में, समुद्र में, उपरोक्त सभी। कर लिया? आखिरी प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा पोषक पदार्थ अवसादी चक्र का उदाहरण है? इनमें से कौन सा रसायन है जो अवसादी चक्र का उदाहरण है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन। अवसादी चक्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? चलिए जी, समय हुआ समाप्त और अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहां पर हमारे सारे प्रश्न। पहला था अनुक्रमण के दौरान अंतिम स्थायी समुदाय। अंतिम पूछा है और स्थायी पूछा है, और अंतिम और स्थायी समुदाय जो था उसको हमने बोला था चरम समुदाय। आंसर इज बी। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दूसरा, 10% का नियम किसने दिया था बेटा? लिंडमान ने दिया था। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। विकास और अनुक्रमण एक दूसरे के क्या होते हैं सर? समांतर होते हैं। अगर विकास हो रहा है इट मींस अनुक्रमण हो रहा है, या अनुक्रमण हो रहा है इट मींस विकास हो रहा है। चौथा, कौन सा अनुक्रमण तेज गति से होता है? आप में से कईयों ने ज्यादा दिमाग लगा दिया होगा। भाई अनुक्रमण थे ही दो प्रकार के, तृतीय तो था ही नहीं। अरे तृतीय अनुक्रमण तो था ही नहीं, दो ही थे, प्राथमिक था और एक द्वितीय था। तो कौन तेजी से होगा? द्वितीय अनुक्रमण। 50 से 200 साल में हो रहा था। तृतीय अनुक्रमण तो कुछ होता ही नहीं है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, अधिकतम कार्बन कहां उपस्थित होती है? मैंने आपको बोला 71% कार्बन जो है उस समुद्रों में घुलनशील रूप में मिल रही है। समुद्र। आखिरी, उपरोक्त में से कौन सा पोषक पदार्थ अवसादी चक्र का उदाहरण है? कार्बन गैसीय, हाइड्रोजन गैसीय, नाइट्रोजन गैसीय, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अवसादी। आंसर इज सल्फर। ये था बेटा जी आपका चैप्टर कौन सा? पारितंत्र। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, मैं लेकर आऊंगा अगला चैप्टर जीव विविधता और संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे।